है वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, या इसके लिए एक वर्ड हमने यूज करा था क्या, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो रेगुलेशन है उसके बारे में अपन को बात करनी है। और ह्यूमन बीइंग का जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल सिस्टम। पहली बात लिख लो, न्यूरल जो नर्वस सिस्टम है हमारा उससे कंट्रोल होता है। लिखो, ह्यूमन ब्रीदिंग रेट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम ह्यूमन ब्रीदिंग रेट या नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय nervous system and respiratory system, respiratory center, sorry, and respiratory center is present in medulla oblongata ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का ये पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इस हिस्से में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। हाइंड ब्रेन तो पता होगा, ये पीछे वाला हिस्सा, और उधर का मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर है जो आपके ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। जब भी इसको चेंज करना होता है ब्रीदिंग रेट, हाँ जी देखो ब्रीदिंग रेट हमारा, हम ऐसा तो है नहीं कि कांस्टेंट रहता है, ये तो बात सबको समझ है, चेंज होता है। अब चेंज होने का मतलब ये हुआ कि भाई कभी ब्रीदिंग रेट हमारा फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है। अब उस फास्ट स्लो का कोई रेगुलेटर होगा, कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो उस हमारे ब्रीदिंग रेट को ऑल्टर करता है, चेंज करता है। और वो चेंज करने का जो सेंटर है दैट इज अ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट, हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा। इतनी बात तो समझ रहेगी। नर्वस सिस्टम में जब बात करेंगे तब ये हाइंड ब्रेन, ये सारे स्ट्रक्चर्स तब डिटेल डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ नाम याद रखना है कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है। हाइंड ब्रेन के पास कौन सा है उसका पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमें नाम दिख रहे होंगे DRG, पहला नाम इसका पूरा लिखो, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये आप इसका पूरा नाम लिखो, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये ऐसे नर्व फाइबर का एक ग्रुप है जो पॉन्स के डोर्सल सरफेस पे लगा हुआ है। पॉन्स के डोर्सल सरफेस से एक्चुअली अराइज होता है, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया DRG या डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दैट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, ऐसे वेंट्रल सरफेस पे VRG है, इसका नाम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो ये भी नर्व फाइबर का एक ग्रुप जो वेंट्रल सरफेस पे लगा हुआ है। इसे मेडुला के दोनों सरफेसेस पे नर्व फाइबर्स अराइज होते हैं, और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हैं, ये आपके ब्रीदिंग मसल्स हैं, रेस्पिरेशन के लिए मसल्स हैं, जो अब आप नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल ब्रीदिंग में ये मसल्स हमारी हेल्प करती हैं। मेन जो मसल है डायफ्राम है, आपने EICM का रोल देख लिया था, एब्डोमिनल मसल का रोल देख लिया था, और IICM का ये सारे रोल देखे हुए थे, पड़े हुए हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को ये एक्चुअली ये नर्व फाइबर्स कंट्रोल करती हैं, इन स्ट्रक्चर्स को ये कंट्रोल करती, जो इनमें चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को जो चेंजेस का कंट्रोल है वो DRG एंड VRG के पास है। एंड एक और स्ट्रक्चर है कीमो सेंसिटिव एरिया। ये कीमो सेंसिटिव एरिया DRG और VRG के बीच में होता है, ये एक ध्यान रखना है। ये आपके बॉडी फ्लूइड में या बोले तो ब्लड में केमिकल्स का कंसंट्रेशन को सेंस करके ब्रीदिंग रेट को एडजस्ट करता है। किसका कंसंट्रेशन, केमिकल्स का कंसंट्रेशन, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड।
बेसिकली क्या, प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन अगर ब्लड में ज्यादा हो रहा है तो ये क्या करेगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करा देगा, अगर कम हो रहा है तो स्लो करा देगा। एक और है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये आपके ब्रीदिंग रेट को स्लो डाउन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर क्या रोल प्ले करता है। पहला हेडिंग, पहला इसके सामने लिखना, डीआरजी के लिए ये क्या करता है। डीआरजी, आप इस डायग्राम को देखोगे तो बात समझ आ जाएगी। डीआरजी कंट्रोल करता है डायाफ्राम और ईआईसीएम की एक्टिविटी। डायाफ्राम और ईआईसीएम हमारा जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये नॉर्मल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग जब भी हमारा चल रहा होता है तो ये सिर्फ दो ही मसल्स इन्वॉल्व होती है। मतलब डीआरजी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए। आप नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो तो उस समय ब्रेन का, मेडुला का सिर्फ डीआरजी आपके इन दोनों मसल्स को कंट्रोल करता है। क्या चेंजेस कराता है वो आपको पता है। डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायाफ्राम फ्लैट होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, किसका, थोरेसिक कैविटी का। इसका डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसलिए हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम हो जाता है तो एयर इनहेल। एंड सेम फिर ये रिलैक्स करेगा तो डोम शेप, ये फिर रिलैक्स करेगा तो नीचे चला जाता है। तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है तो एयर बाहर। तो नॉर्मली यही दो मसल्स आपकी इन्वॉल्व होती है। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है तो आपका मेडुला का सिर्फ डीआरजी ही कंट्रोल कर रहा होता है। कौन सा स्ट्रक्चर, डीआरजी। अब दूसरा स्ट्रक्चर है वीआरजी, वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप्स है, इनका काम क्या है। ये आपके लिए जो बॉडी में हमने एक पढ़ा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा था, है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा था। तो वो क्या था, फोर्सफुल इंस्पिरेशन था, फोर्सफुल एक्सपायरेशन था, यही था। तो फोर्सफुल आपको इंस्पायरेशन करने के लिए और एक्सपायरेशन करने के लिए एडिशनल मसल्स की जरूरत होती है, और वो मसल्स ये दोनों हैं, एब्डोमिनल मसल्स और आईआईसीएम। वो कंट्रोल करता है जब आप फोर्सफुल, दोनों बातें लिख लो, जब आपका फोर्सिबल इनहेलेशन करना है या फिर फोर्सिबल एक्सहेलेशन करना है, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है वीआरजी ये इन्वॉल्व होता है। मतलब फोर्सिबल इनहेलेशन एक्सहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, वीआरजी। वीआरजी आपके किसको किसको कंट्रोल करता है, डायाफ्राम को भी, ईआईसीएम को भी, एब्डोमिनल मसल्स और आईआईसीएम को भी। हाँ, ईआईसीएम को तो करता ही है, इन सारे मसल्स को ये वीआरजी कंट्रोल कर सकता है। मींस मैक्सिमम वॉल्यूम आपका थोरेसिक कैविटी का क्रिएट करने में मदद करेगा। आप मैक्सिमम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर पाओगे। वॉल्यूम्स अगर याद हो तो बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद हो गई, कौन कौन सा, एक तो आपका डीआरजी और दूसरा वीआरजी। अब एक और स्ट्रक्चर बचा, वो कौन सा, ये आपका कीमोसेंसिटिव एरिया। ये कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, उसके लिए लिखो एरिया। ये भी देखो, कीमोसेंसिटिव एरिया भी आपका मेडुला का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, मेडुला का ही पार्ट है। ये केमिकल्स के कंसंट्रेशन को रिसीव करता है, एक्चुअली सेंस करता है। ब्रेन हमारा क्या करेगा, कोई भी जो स्टिमुलस है उसको सेंस करना और उसके उस स्टिमुलस के लिए रिस्पांस देना, वो एनालाइज करके रिस्पांस देता है। ये कीमोसेंसिटिव एरिया को जो मैसेज पहुंचाता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कीमो रिसेप्टर्स। इसको क्या बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। क्या होते हैं ये, कीमो रिसेप्टर्स। ये आपके बॉडी में दो स्ट्रक्चर्स, दो पार्ट एक्चुअली वहां पे देखने को मिलता है, जो इन केमिकल्स के कंसंट्रेशन को सेंस करता है। ये कीमो रिसेप्टर्स दो होते हैं, एक आपका सेंट्रल, दूसरा पेरीफेरल।
सेंट्रल बॉडी का मतलब बॉडी के सेंटर में, और पेरीफेरी बॉडी के बिल्कुल पेरीफेरी पे ये लोकेटेड होते हैं। इनकी जो लोकेशन है एक्चुअली हम बात करें तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स में नाम लिखो। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, इनका जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है उनका सिर्फ इतना नाम लिखना है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स बस। ये मेडुला के पास ही होते हैं। कहां पे होते हैं? मेडुला के पास ही होते हैं। और जो ये पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं ये दो होते हैं। एक होता है अवोर्टिक कीमोरिसेप्टर्स। अवोर्टिक कीमोरिसेप्टर्स जैसा नाम से ही पता चल रहा है कहां पे होगा, मेन जो ब्लड वेसल्स हैं, मेन आर्टरीज हैं, अवोटा, उनकी वॉल्स पर लगे होते हैं। और दूसरा होता है कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी का ही नाम है, इनकी वॉल्स पर लगे होते हैं तो इनको नाम दे दिया गया कैरोटिड कीमो रिसेप्टर्स। बट इनकी पोजीशन पेरीफेरी पे है, हार्ट से जो आपकी मेन अवोटा है और ये भी आर्टरीज ही है, मेन आर्टरीज है कैरोटिड आर्टरीज। तो ये दो पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं जो बॉडी के पेरीफेरी पे ब्लड है उनमें केमिकल्स मींस उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंसंट्रेशन है उनको सेंस करना और किसको पहुंचाना, कीमोसेंसिटिव एरिया तक पहुंचाना। ये सेंट्रल जो कि मेडुला का ही पार्ट है, क्योंकि ब्रेन के पास ही ब्लड जा रहा है, ब्रेन को भी तो ब्लड सप्लाई हो रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो मेडुला जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है वो खुद सेंस करके आपका ये कीमोसेंसिटिव एरिया डिसाइड करता है कि ब्रीदिंग रेट पर कैसा इंपैक्ट डालना। ठीक है, अब आगे ये दोनों करते क्या हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स एक्चुअली ये रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं। अगर ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए वो पहले लिख लो। ये तीनों रिसेप्टर्स सेंसिटिव हैं, नीचे लिखना, हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और H+ के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हाइड्रोजन आयन के लिए मतलब ब्लड का pH भी बहुत ज्यादा अगर चेंज हो रहा है, मींस pH वैल्यू भी अगर आपको याद हो तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन को इंपैक्ट करता था, तो उनके लिए भी ये सेंसिटिव होते हैं। क्या किसके किसके लिए लिखोगे, हाईली सेंसिटिव टू CO2 कंसंट्रेशन एंड H+ कंसंट्रेशन। इसके आगे फिर से एरो करके नीचे लिखना, हाँ इसी के नीचे लिखना, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस। अगर ब्लड में ये सब्सटेंसेस इंक्रीज होते हैं, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। कौन सा सेंटर, जो आपका ये कीमो सेंसिटिव सेंटर है, कीमो सेंसिटिव एरिया है, ये एक्टिवेट हो जाता है। अब जब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करता है वो लिखो, फिर से एरो नीचे करके लिखना। इट मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, इट मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, it make necessary adjustments in respiratory center, in respiratory centers by which it make necessary adjustments in respiratory center by which these substances can be eliminated। ध्यान से, ये कीमोसेंसिटिव एरिया क्या रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स क्या करेगा, CO2 और H+ कंसंट्रेशन के लिए इसको हाईली इसके लिए सेंसिटिव है, ये सेंस करेगा। अगर जैसा भी एडजस्टमेंट लेना है, जैसे मान लेते हैं पहले कंडीशन में CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में इसने ज्यादा सेंस किया, तो इसको एडजस्टमेंट करवाना होगा कि ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ,
तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं डीआरजी और वीआरजी, इनको कमांड देगा, इनको सिग्नल देगा कि भाई आप जो इसके मींस CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्रीदिंग रेट आपको नॉर्मल से तो काम नहीं चलेगा, बढ़ाने के लिए वीआरजी एक्टिवेट होगा और अपना फोर्सफुल इनहेलेशन शुरू हो जाएगा, फोर्सफुल एक्सहेलेशन शुरू हो जाएगा। काम तो इन्हीं डीआरजी और वीआरजी को ही करना है ब्रीदिंग रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज कराने के लिए, लेकिन CO2 और H+ का कंसंट्रेशन सेंस करने के लिए ये कीमोसेंसिटिव एरिया है और वो एरिया इनको मैसेज देगा डीआरजी और वीआरजी को कि भाई आपको इसके लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको बाहर करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स लेना है वो आप लो। ये इनका काम है, ठीक है। तो एक बात, ये तीन स्ट्रक्चर क्लियर हो गए, डीआरजी, वीआरजी और कीमो सेंसिटिव एरिया। एक आपका स्ट्रक्चर रहता है, हेडिंग बना लो, इसी नीचे एक पॉइंट बना लो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये अभी इसके बारे में हमने बात नहीं की। हाँ बता, क्या डाउट? अभी उसके लिए उसी पे आते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे ही आते हैं, वो सारा वहीं पे आएगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर को पहले जो नाम देते हैं वो आप लिखते ही आपको क्लियर हो जाएगा ये करता क्या। वैसे वर्ड से ही क्लियर है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसका कॉमन नेम लिखो, स्विच ऑफ पॉइंट। स्विच ऑफ पॉइंट, हाँ स्विच ऑफ पॉइंट मतलब समझ आ गया, ब्रीदिंग रेट को स्विच ऑफ कराना है, हाँ? ये ब्रीदिंग रेट का स्विच ऑफ एंड कराता है, ऑन तो नहीं कराएगा, स्विच ऑफ करा देगा। हाँ स्विच ऑफ पॉइंट, ये करता क्या है, स्विच ऑफ नहीं कराता भाई, नाम सिर्फ स्विच ऑफ है बस। ये करता क्या है, ये इंपैक्ट डालता है RRC के ऊपर। आपने एक वर्ड यहां पे लिखा है RRC, डीआरजी और वीआरजी का कॉमन जो नेम है उसको RRC बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है उसका रिदम यही डिसाइड करता है कि किस रेट से होना है, तो इसलिए दोनों को मिला के बोल दिया जाता है RRC। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर RRC के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और RRC करता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपसे ना कई बार कई जगह मिलेगा सवाल में, ये डिक्रीज करा देता है। इसके नीचे लिखना, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पायरेशन जो भी आप बोल रहे हो, ये इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन डिक्रीज करा देता है। अब जरा आप याद करो, डिक्रीज कर देगा। अच्छा सर, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ किसका, इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन बताओ। 2 सेकेंड ये था और ये 3 सेकेंड ये था। और आपका एक ब्रीथ जो है, 1 ब्रीथ जो है वो कंप्लीट होता था कितने में, 5 सेकेंड में। अगर इन दोनों को हम टोटल कर ले तो 5 सेकेंड आएगा। जब इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो ब्रीदिंग रेट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है। तो आगे यही लिख लो नीचे, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कराता है। नाम स्विच ऑफ पॉइंट है लेकिन काम उल्टा है। नहीं आया? न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंपैक्ट करेगा RRC को, मतलब डीआरजी और वीआरजी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है। जैसे कीमोसेंसिटिव एरिया रिसेप्टर से पता करके किसको इंपैक्ट करता है, डीआरजी वीआरजी को, भाई अपना एडजस्टमेंट करो। तो ये क्या करता है,
कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर अगर इसको लगा कि हाँ जरूरत है ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कराने या इंक्रीज कराने की, तो डायरेक्टली आरआरसी मतलब डीआरजी वीआरजी को दोनों को ये सिग्नल देगा। एंड सिग्नल कैसा होगा? वो सिग्नल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ड्यूरेशन जो इंस्पिरेशन का है वो डिक्रीज करा दो, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज करा। आरआरसी का फंक्शन नहीं है भाई, आरआरसी को कमांड कौन दे रहा? तो फंक्शन किसका हुआ? आरआरसी हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो किसी डीआरजी और वीआरजी को अकेले नहीं बोलता, सिग्नल दोनों को देता है। दोनों के लिए कॉमन नेम है आरआरसी। भाई रेस्पिरेशन का जो रिदम है वो कौन कंट्रोल करेगा? यही दोनों कंट्रोल करने वाले हैं, है ना। तो इन दोनों को सिग्नल देने वाला कौन? न्यूमोटैक्सिक। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे करता है वो? ये काम तो देखो भाई, या तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, घर में मम्मी का कमांड आए तब भी आप दौड़ोगे जो भी बोला जाए, पापा का कमांड है तब भी दौड़ोगे, उन दोनों का कॉमन कमांड है तब भी भागोगे? नहीं भागोगे। एक को मना कर दोगे, नहीं हम आपके लिए पानी नहीं लाते, हम मम्मी के लिए ले आएंगे, तो पकड़ के कूट देंगे, है ना। तो वो ये एक कॉमन कमांड है कि दोनों को भाई अब करो एडजस्टमेंट। अब इन सभी बातों से जो ये रेगुलेशन से एक बात बहुत अच्छी से क्लियर होके आती है, वो ये कि जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है ना, ब्रीदिंग रेट है, उसके रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। कहीं दिखा? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता रेस्पिरेशन के रेट पर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में और H+ कंसंट्रेशन में कुछ चेंज हुआ, मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा घटेगा? एडजस्टमेंट होएंगे। H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो एडजस्टमेंट होएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के लिए कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होते। ये आपको नोट करके लिख लेना है। दिमाग में ये रहता है कि हमारे जो हमारा एयर में अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। यही रहता होगा कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सांस का वो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। क्या बढ़ रहा है? क्या करने के लिए? अब चलो एक इससे और प्रैक्टिकल बात समझ लो। जो बीपी का मरीज होता है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, या जो जिसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है बहुत तेजी से, तो वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है ना, तो डॉक्टर तुरंत भाग के कहता है कि भाई इसको वेंटिलेटर पे ले जाओ, नहीं तो इनका जो हार्ट है ना कहीं कैपिलरी ब्लास्ट ना हो जाए। तो वो इसलिए ले जाता है, क्यों? कि अब वो वेंटिलेशन पे ले गया तो क्या सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन। तो जो उसका एयर इनहेल हो रहा है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो गया तो ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो नहीं एडजस्ट होगी, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगी। तो एक प्राइमरी जो उसको ट्रीटमेंट जरा पहले दिया जाता है, तो ये कि वेंटिलेशन लगा दो भाई, वेंटिलेटर पे रख दो, ये होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब चलो ये बात नोट करके लिख लो। रोल ऑफ ऑक्सीजन नोट करके लिखना है पॉइंट। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज लिखो। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। रिदम RHYTHM, respiratory rhythm is quite insignificant. देखो वर्ड थोड़े से ना इनसिग्निफिकेंट लिख के बात घुमाने वाली बात हो जाती है, और कुछ नहीं, बात वही है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये रेस्पिरेटरी रिदम को ना एडजस्ट करने में मदद कर रहा है। अब यहां पे लिख दिया इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई महत्व नहीं है। तो महत्व नहीं है तो मतलब क्या है? इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा एक और है
वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, बट एटमॉस्फेयर में वो जल्दी होता नहीं है, जहाँ बर्निंग करते हैं उधर मिलता है। तो ये आपका बात हो गया रेगुलेशन का, पूरी कहानी खत्म। अब हेडिंग जो आपका इस चैप्टर का है, लास्ट टॉपिक, वो आप बनाओ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जो आपके अभी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग पढ़ा है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है या भी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसको क्या कर दो, माल फंक्शनिंग उसका करवा दो। जैसा भी किसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डिसऑर्डर का रीजन है, क्या हो रहा है वो अपन को एक एक करके समझना है। पहला वर्ड लिखो एक, सबसे पहले मैं दो वर्ड बताऊंगा आपको, ब्रीदिंग का टाइप्स लिखना है। ब्रीदिंग भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, इसके बेसिस पर फिर डिसऑर्डर आपको समझना है। ब्रीदिंग का टाइप्स लिखना है एक होता है आपका थोरेसिक ब्रीदिंग, दूसरा एब्डोमिनल। ये बात ज्यादा कर रहे हो भाई, थोरेसिक और एब्डोमिनल। थोरेसिक ब्रीदिंग के लिए नीचे लिखना फोर्सिबल ब्रीदिंग। ये कैसा ब्रीदिंग है? फोर्सिबल ब्रीदिंग। अभी मैंने उठा के यहां जो आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, दैट इज द नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसा क्यों कहा जाता है वो समझो। जब आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हो तो आपके एब्डोमिनल कैविटी ना, एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज होता है, मींस पेट बाहर और अंदर आता रहता है, इसलिए इसको नॉर्मली ये चल रहा होता है हमेशा, दैट इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो तो आपका ये जो थोरेसिक चैम्बर है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर भी इंक्रीज करता है, मैक्सिमम आपका उधर नीचे भी जाता है, तब उसको बोला जाता है फोर्सिबल ब्रीदिंग। इसमें इस केस में IICM भी काम करता है, तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर वो थोरेसिक ब्रीदिंग में होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं होता। थोड़ा सा होता है बट फोर्सिबल ब्रीदिंग में मैक्सिमम इंक्रीज होता है, इसलिए पहले दोनों वर्ड में एक तो कंफ्यूजन ना रहे, है ना। आज ये ज्यादा फूंक के आई है। दूसरा प्रॉब्लम लिखो, एक आपसे 10th का ही बात है ये, फीवर के केस में ब्रीदिंग रेट का कैसा असर होता है? इंक्रीज हो जाता है, ये लिख लो। इन द केस ऑफ या इन द कंडीशन ऑफ फीवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। जब भी इन द कंडीशन ऑफ फीवर, जब भी आपको फीवर होता है तो मतलब ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अभी मैंने जो आपका रेगुलेशन बताया, मैं अगर बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड में अगर इंक्रीज कर रहा है तो ब्रीदिंग रेट कैसा होगा? लिखो ये भी बात लिखो। व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन ब्लड, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन ब्लड तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाता है। अब सुनो, एब्डोमिनल ब्रीदिंग किसकी वजह से होता है मेनली? कौन सी मसल्स इसमें इन्वॉल्व है? मेन डायफ्राम, बस मेन डायफ्राम। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज ड्यू टू डायफ्राम, उसी के नीचे लिख लो डायफ्राम, बस। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। थोरेसिक ब्रीदिंग मेनली इंटरकोस्टल मसल। एब्डोमिनल मसल्स के साथ साथ मेन जो मसल्स इसकी हैं इंटरकोस्टल मसल, इसके नीचे ये भी लिख लेना। थोरेसिक ब्रीदिंग इज ड्यू टू इंटरकोस्टल मसल मेनली, मेन मसल्स इनकी ये हो जाती हैं फिर। और कल हमने आपको एक बात मीन सैटरडे की क्लास में ये बात डिस्कस कर ही ली है कि एडल्ट और इन्फेंट्स का ब्रीदिंग रेट में क्या रिलेशन है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। दोनों का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पता है, ठीक है। चलो एक वर्ड लिखो, यूपनोइया। अब टर्म आपको सीखने हैं, एक एक टर्म सीखने हैं। यूपनोइया, ऐसे ब्रीदिंग रेट ये सब बोलता नहीं है वो लोग, जब आप किसी डॉक्टर से बात करोगे
अब वो क्या बोलेगा वो सुनो। जब आपकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होती है तब वर्ड यूज करा जाता है यूपनोइया, चाहे वो एडल्ट हो या फिर इन्फेंट हो। इसके सामने लिखना नॉर्मल ब्रीदिंग, या ऐसे लिख लो स्टेट ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, स्टेट ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। और आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रेट दोनों का पता है, एडल्ट का क्या 12 to 16 टाइम्स पर मिनट और इन्फेंट्स का 44 टाइम्स पर मिनट। ये मैं आपको नहीं बताने वाला। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है। दूसरा टर्म लिखो हाइप्नोइया। हाइपो वर्ड कब यूज करते हैं, कम हो जाए तब तक। तो अभी आपका इस कंडीशन में कैसा, जब भी कौन सी कंडीशन के लिए आप ये वर्ड यूज करोगे, स्लो या लो ब्रीदिंग रेट। हाइप्नोइया में लिखना है इसमें स्टेट ऑफ स्लो ब्रीदिंग, स्टेट ऑफ स्लो ब्रीदिंग। जब आप स्लो ब्रीदिंग की कंडीशन में चले जाओ तो आपके लिए डॉक्टर बोलेगा कि ये पेशेंट का कंडीशन कैसा है, हाइप्नोइया। इसी के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं ब्रैडियोप्नोइया, यहीं पे आगे लिख लेना। हाइप्नोइया का दूसरा टर्म है ब्रैडियोप्नोइया। हाँ, दूसरा नाम। एक और वर्ड लिखो हाइपर। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुआ हाइपरनोइया, तो मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ फास्ट ब्रीदिंग। हाइपरनोइया के लिए लिखो स्टेट ऑफ फास्ट ब्रीदिंग। और इसके लिए जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं दैट इज द रैपिड ब्रीदिंग। ये तो समझ आ जाएगा, इसके लिए तो कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाइपरनोइया, रैपिड ब्रीदिंग। अगर मैं ये वर्ड लगा दूं, अब क्या हुआ, हाँ, ब्रीदिंग रेट या जो ब्रीदिंग है वो रुक गई, बट कंडीशन है परमानेंटली नहीं, टेम्परेरीली। ऑफ ब्रीदिंग, स्टेट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग। लिख नहीं रही क्यों भाई, तो स्टेट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग टेम्परेरीली। हाँ जी, ऑक्सीजन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जो ब्लड में डिसॉल्व ऑक्सीजन है तो उस कंडीशन में बॉडी भी बिल्कुल रेस्ट के, ऐसा नहीं वो भाग रहा होगा ब्रीदिंग रेट बंद स्टॉप करके, नहीं, बिल्कुल वैसे लगेगा कि मरा हुआ पड़ा है। बट और जो उसकी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, स्टेट ऑफ पेनफुल ब्रीदिंग होता है कभी कभी, वो तो अलग बात है, वो पेनफुल जो ब्रीदिंग होता है, बट ये जो होता है ना वो अलग कंडीशन है। स्टेट ऑफ पेनफुल ब्रीदिंग ड्यू टू प्लूरेसी। अब ये प्लूरेसी वर्ड मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। प्लूरल फ्लूइड याद है, प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, लंग्स की वॉल कवरिंग थी, एंड प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन और जो आपका एक्सटर्नल शॉक है इन सबसे बचाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि उस प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया। जब प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया तो जो आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो आपको पेनफुल ब्रीदिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखो एस्फाइक्सिया, AS, नेक्स्ट वर्ड लिखो एस्फाइक्सिया। और ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। अभी इससे आपको ये वर्ड 12th में फिर से यूज करेंगे ना, इसलिए ये जरूरी है याद रखना। एस्फाइक्सिया, स्टेट ऑफ सफोकेशन, स्टेट ऑफ सफोकेशन ड्यू टू हाई CO2 concentration,
और लगभग सभी इस दौर से गुजर चुके हो। स्टेट ऑफ सफोकेशन ड्यू टू हाई CO2 कंसेंट्रेशन और लो O2 कंसेंट्रेशन। ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम हो तब भी आपको सफोकेशन की कंडीशन में जाना पड़ता है, और CO2 होगा तो ज़्यादा तो जाना ही पड़ेगा। अब कहीं पे भी बर्निंग कराया होगा आपने तो आपको ये कंडीशन में जाना ही पड़ा होगा। ठीक है, एक जानवर का नाम मैं लेने जा रहा हूँ। पाइथन का नाम सुना है? एक स्नेक है पाइथन, बहुत बड़ा सा होता है। वो अपने प्रे को, शिकार को सफोकेट करके मारता है। वैसे स्नेक के बारे में सुना होगा, क्या वो बाइट कर दिया, जहर से मार दिया? नहीं मारता वो। जैसे आपको खाना है उसको ना, तो आपकी बॉडी के चारों तरफ वो पहले अपने वो रैप करेगा, और इतना टाइटली रैप करेगा कि आप जो थोरेसिक वॉल्यूम चेंज और वो एक्सपैंड वो कर रहे हो ना, कंडीशंस की बात यहाँ पे हो गई। एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा सबने कि अस्थमा हो गया है। चलो उसका भी मतलब लिखते हैं, हेडिंग बनाओ अस्थमा, ASTHMA। है कोई आसपास आपके पेशेंट अस्थमा? नहीं है तो कोई बात नहीं। अस्थमा का मतलब लिखो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब इसका रीजन लिखो, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब मुझे ये आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही होगी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल क्या है कोई दिक्कत? नहीं है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल में जब भी कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? अभी आप इन्फ्लामेशन को इतना समझ लो, दैट इज द इन्फेक्शन। ये किसी का इन्फेक्शन हो जाए तब आपको जो डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, दैट इज द अस्थमा। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। एक और लिखो, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस में लिखना डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकाई, डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकाई। अभी देखना वहां पे वर्ड लिखा था इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ये डिसऑर्डर है किसका? ब्रोंकाई का। क्या होता है वो लिखो, इन विच there is regular swelling, there is regular swelling and regular swelling, क्या लिखा? disorder of bronchi in which regular swelling and itching of bronchi। अब जरा इधर देखो, ये ट्रैकिया था, मैं इसको बस इतना आपको प्राइमरी ब्रोंकाई के बेसिस पर देख लेते हैं। जब ब्रोंकाई में रेगुलर स्वेलिंग आ जाएगी, ऐसे हमने मान लिया कि ये रेगुलर स्वेलिंग आ गई इसकी इनर वॉल पर, तो ऐसे जब ये स्ट्रक्चर्स हो जाए किसी ट्यूब में, और वो ट्यूब जिसके थ्रू एयर पास होना है, तो वो पैसेज को क्या करता है? ब्लॉक करने जैसा, मींस ब्रेकर या स्टक करने वाली बात हो जाती है। एयर अब इन सभी सरफेसेस से टकरा के उसकी जो स्पीड है या जो जितनी एयर पास होने वाली थी वो नहीं हो पाएगी। तो अब आपके जो लंग्स तक या एल्वेलाई तक एयर जानी थी वो उतनी नहीं जा पाएगी जितनी जरूरत थी। तो इरेगुलर स्वेलिंग एंड इचिंग की वजह से जब भी प्रॉब्लम आती है तब उसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। और इसको पहचानोगे कैसे कि भाई उसको अस्थमा हुआ है? क्योंकि उसमें भी वही इन्फ्लामेशन है ना, ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल का, और उसको या फिर ब्रोंकाइटिस हुआ है। तो उसकी दोनों की एक बड़ी अच्छी सी पहचान है कि अगर रेगुलर कफिंग हो रहा है,
रेगुलर मतलब बंद होता है फिर चालू फिर बंद होता है, वो बहुत ज़्यादा गैप में नहीं है, तब आप समझ जाना कि ब्रोंकाइटिस है। ये लगभग हो जाता है जब ये आपको वो कफ एंड कोल्ड जैसा कंडीशन में आता है तो हो जाता है, बट वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसमें इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर कफिंग, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर कफिंग, सालों साल चलिए, दैट इज अ क्रोनिक। तो ये जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो एम्फाइसेमा, ये एक क्रोनिक डिजीज है। अभी तक जो आपने देखा वो सब एक्यूट वाली कैटेगरी की थी, ये क्रोनिक है। ये पहला ही वर्ड लिखना, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलाई तो पता है, एल्वियोलर वॉल भी पता है, तो एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है, इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। अब आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि अगर एल्वियोलर वॉल डैमेज होता है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब जो डिफ्यूजन सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, और जब डिफ्यूजन का सरफेस एरिया कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि गैसेस एक्सचेंज भी कम होगा, गैसेस एक्सचेंज कम होगा तो आगे आप समझ रहे हो क्या होगा। तो इसका जो असर होता है वो लिखो, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेसेस या रेस्पिरेटरी सरफेस, और इसका जो कारण है ना, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। और अब सभी ध्यान से सुनना, देवियों एंड सज्जनों सारे, इसका जो मेन रीजन है वो लिखो। वन ऑफ द मेजर कॉज, one of the major cause of this is cigarette smoking. One of the major cause of this is cigarette smoking. क्यों इसके लिए ये इंपॉर्टेंट, ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से क्या समझ आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है? ये वर्ड तो समझ आ रहा होगा, जिसका कामकाज वाला शब्द है ऑक्यूपेशन, वो कामकाज है ना। कुछ ऐसे काम है इंडिया में, ऐसे क्या पूरी दुनिया में है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की कंडीशन में जाना पड़ता है। जो लोग स्टोन की कटिंग या स्टोन की वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, जो कोई माइंस में काम कर रहा है ना, जैसे आप वो देखते हो ना कि कोई भी स्टैचू बन के आ गया तो स्टैचू बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है वो जो बनाता है उसको पता है ना। तो उस समय जो डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है और वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ना बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो उस डिजीजेस को, उन प्रॉब्लम्स को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके लिए जो प्रिकॉशंस चाहिए, स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस है, साइंटिफिक प्रिकॉशंस है, वो लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन क्या करें, इंडिया तो महान है ये। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced, so much dust is produced that defense mechanism of body, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट fully cooperate with this situation, with this situation. Long exposure
मतलब बहुत लंबे समय तक अगर आपका ऐसे ही डस्ट के साथ एक्सपोजर रहा तो क्या होगा, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन, long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, leading to fibrosis। अब ये फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस का मतलब लिख लो, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उधर फाइब्रस टिश्यू का ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाता है, और जब फाइब्रस टिश्यू ज्यादा कहीं ग्रो कर जाता है वो स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब जब हार्ड हो जाएगा तो जो उनके वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी, सीरियस लंग डैमेज, ब्रैकेट बंद करके लिख लेना आगे, दैट कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। अब इसके लिए जो हमारा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करता है इंडस्ट्रीज को कि भाई वर्कर्स को प्रॉपर मास्क या फिर जो उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेने चाहिए इंडस्ट्रीज को। रूल्स बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। इसलिए एक लाइन ये भी लिख लो, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज, ये लास्ट में आपके एनसीईआरटी वाले पेज पे लिखा हुआ है सब बातें। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, शुड वियर, अब देखो शुड वर्ड लगा दिया तो फिर तो समझ रहे हो क्या होगा। हाँ, शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, रेनिटिस। और ये तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बचा हुआ है, सबको हुआ है रेनिटिस। इसका मतलब लिखो तो, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल ट्रैक। अरे नाक कभी ना कभी तो सबकी बही है, बचपन में सबकी बही है, अभी थोड़ा सीजनली बहती है, यही होता है बस, और क्या। इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल ट्रैक्ट। चलो, ये तो बात हो गई आपकी कहानी, प्रॉब्लम्स की खत्म। एक वर्ड और लिख लो, हाइपोक्सिया। जितने पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं सारा आप यहीं पे लिख लो। हाइपोक्सिया के लिए लिखते हैं लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, और इसके लिए ना हो सकता है कुछ को ना समझ आए जो बीच में आए हैं, बट जो जिनको डबल सर्कुलेशन का आइडिया होगा वो इस बात को समझ सकते हैं। मैं ब्रांचिंग को एंड तक तो नहीं बनाता, लेकिन ये आपको पता है कि फाइनली एल्वियोलाई लगा होगा, ये तो पता है। रेस्पिरेटरी क्या था, ब्रांचेस और कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन, ये आपको पता होगा। मान लिया कि इधर कोई एयर सैक है, अब ये लंग्स के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर होगा, उधर का तो बात वो लंग्स के बाहर की बात है। लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है कौन सा आर्टरी, या एक्चुअली वेन बात करेंगे, वेन बात करेंगे, आर्टरी बात करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को ब्लड लेके आएगी और ये फर्दर डिवाइड करेगी ब्रांचेस में, सेम बात ये वो जैसे पैटर्न डिवीजन का है। कंडक्टिंग जोन के साथ साथ आप जरा याद करो कि जो रेस्पिरेटरी जोन था, मेन एक्सचेंज का साइड तो एल्वियोलाई है। ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, इसकी कैपिलरीज, कौन सी कैपिलरीज, कैपिलरीज ही एक साइट ऑफ एक्सचेंज है ब्लड वेसल्स में, और तो कोई साइट ऑफ एक्सचेंज है नहीं। कुछ कैपिलरीज आपके उस कंडक्टिंग जोन में भी सप्लाइड होंगी, क्योंकि उस वॉल को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। जो आपका ये पूरा ब्रांचिंग है, इनकी सेल्स को भी तो ब्लड ऑक्सीजन चाहिए। तो इसी पल्मोनरी आर्टरी की कुछ ब्लड कैपिलरीज
इन कंडक्टिंग जोन के वॉल में सप्लाइड होती है। बात समझ आ गई? ठीक है। और जो यहाँ पे सप्लाइड होती है वो आपका तो एक्सचेंज करेगी, वहां पे एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का प्रॉपरली। लगभग 2%, कितना? 2% मीन्स मान लो कि 100 ml ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आ रहा है, तो 100 ml का 2% ऐसा ब्लड होता है जो गैसेस एक्सचेंज में जाता ही नहीं। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि कुछ ऐसी कैपिलरीज भी हैं जो कंडक्टिंग जोन की वॉल में ही रह जाती है, वो साइट ऑफ एक्सचेंज तक जाती ही नहीं। साइट ऑफ एक्सचेंज क्या है? एल्वियोलाई है। वहां की वॉल में जो होगा कैपिलरी, वही तो गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, और तो नहीं हो सकता। बात समझ आई कुछ? तो ऐसी कैपिलरीज जो कंडक्टिंग जोन की वॉल में सप्लाइड होती हैं, देयर इज नो गैसेस एक्सचेंज, बट जितना पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में आता है उसका लगभग 2% जो ब्लड है वो एक्सचेंज में कभी जाता ही नहीं। कभी का मतलब जितना ब्लड आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो कभी एक्सचेंज में नहीं होगा, जितना आ रहा है उसका 2% वैसे ही निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में आएगा तो हो सकता है उसका एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, इसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल शंट। छोड़ देता, लिख लो, नॉट एंटायर अमाउंट ऑफ ब्लड, नॉट एंटायर amount of blood which enters the lungs, which enters the lungs via pulmonary arteries, via pulmonary arteries actually reaches the wall of alveoli, actually reaches the wall of 2% of total blood, 2% of total blood never passes through the, never passes through the walls of alveoli, it passes through, ब्रैकेट में लिख लेना, it passes through conducting zone, it passes through conducting zone. It means only 98% blood, only 98% blood gets oxygenated, which enters in lungs, which enters in lungs. और इसी 2% को हम फिजियोलॉजिकल शंट बोलते हैं। थैंक यू। जाओ, आज ये चैप्टर